नमस्ते बच्चों, मेरा नाम लकी आहूजा है और मैं आपको कक्षा 12 के समाजशास्त्र का अध्यापन करवा रही हूँ। तो बच्चों, कक्षा 12 के समाजशास्त्र में हम अपनी प्रथम पुस्तक भारतीय समाज का अध्ययन कर रहे हैं और इस पुस्तक के हम अब तक 5 अध्याय पूर्ण कर चुके थे और हमने छठे अध्याय के 2 भागों को भी पढ़ लिया था। और आज हम हमारे छठे अध्याय सांस्कृतिक विविधता की चुनौतियाँ इसके तीसरे भाग को पढ़ने जा रहे हैं। और इस तीसरे भाग में हम भारतीय संदर्भ में क्षेत्रवाद की बात करेंगे। तो भारतीय संदर्भ में क्षेत्रवाद की अवधारणा क्या है, क्यों यह क्षेत्रवाद महत्वपूर्ण बन रहा है, या ये जो क्षेत्रवाद की भावना है ये बढ़ रही है, या क्या पहले से ही यह क्षेत्रवाद की भावना मौजूद थी, ये सारी चर्चा आज हम इस भाग में करेंगे। भारत में क्षेत्रवाद भारत की भाषाओं, संस्कृतियों, जनजातियों और धर्मों की विविधता के कारण पाया जाता है। तो बच्चों, हम जानते हैं कि हमारे देश भारत में भाषा, संस्कृति, जनजाति और धर्म विविध हैं, यानी बहुत सारे हैं, अलग अलग हैं, और इनकी विविधता के कारण ही हमारे देश में क्षेत्रवाद भी उत्पन्न होता है। इसे विशेष क्षेत्रों में पहचान चिन्हकों के भौगोलिक संकेंद्रण के कारण भी प्रोत्साहन मिलता है और क्षेत्रीय वंचन या डिप्राइवेशन का भाव अग्नि में घी का काम करता है। तो ये जो क्षेत्रवाद है ये विशेष क्षेत्र में जो अलग अलग चिन्हक हैं या चिन्ह हैं और उनका भौगोलिक संकेंद्रण है, यानी एक विशेष स्थान पर किसी भौगोलिक क्षेत्र विशेष में इनमें से कोई विशेष प्रकार के लोग रहते हैं, यानी विशेष प्रकार की भाषा बोलने वाले, विशेष प्रकार की संस्कृति का पालन करने वाले, विशेष जनजाति वाले या विशेष धर्म का पालन करने वाले, और इस कारण से क्षेत्रवाद की उत्पत्ति होती है। इसके अतिरिक्त जो एक कारण है क्षेत्रवाद का वो है क्षेत्रीय वंचन या डिप्राइवेशन। ये डिप्राइवेशन या वंचन भी अग्नि में घी का काम करता है, अर्थात क्षेत्रवाद की भावना को और अधिक बढ़ाता है। भारतीय संघवाद इन क्षेत्रीय भावुकताओं को समायोजित करने वाला एक साधन है। तो भारतीय संघवाद यानी भारत एक संघ है, यह विचार इन क्षेत्रीय भावुकताओं को कुछ समायोजित करता है, यानी क्योंकि हम सभी भारतीय नागरिक भारत को एक संघ, एक राष्ट्र के रूप में जानते हैं, उस कारण से ये जो क्षेत्रीय भावुकता हैं ये थोड़ी बहुत समायोजित हो पाती है। और ये विचार प्रस्तुत किया है भट्टाचार्य ने। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद प्रारंभ में भारतीय राज्य ने ब्रिटिश भारतीय व्यवस्था को ही अपनाए रखा, जिसके अंतर्गत भारत बड़े बड़े प्रांतों में, जिन्हें प्रेसिडेंसी भी कहा जाता था, बटा हुआ था। मद्रास, बम्बई और कलकत्ता 3 बड़ी प्रेसिडेंसियां थी। तो यदि हम स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद की चर्चा करें तो उस स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद शुरू के वर्षों में हमारे देश में जो ब्रिटिश व्यवस्था थी, ब्रिटिश भारतीय व्यवस्था, उसी को अपनाए रखा था, यानी उसमें कोई परिवर्तन कुछ समय तक नहीं किया गया था। और इसके अंतर्गत भारत को कुछ बड़े बड़े प्रांतों यानी प्रेसिडेंसी में बांटा गया था, और इनमें 3 बड़ी प्रेसिडेंसियां थी। वो 3 थी मद्रास, बम्बई और कलकत्ता। तो 3 बड़े क्षेत्रों में हमारे देश को तब बांटा गया था, जिन क्षेत्रों को प्रेसिडेंसी का नाम दिया गया था। यह बड़े बड़े बहुनिर्जातीय और बहुभाषी प्रांतीय राज्य थे, जो भारत संघ कहे जाने वाले अर्धसंघीय राज्य की बड़ी बड़ी राजनीतिक प्रशासनिक इकाइयों के रूप में काम करते थे। तो ये जो 3 प्रेसिडेंसियां थी ये वास्तव में बहुनिर्जातीय और बहुभाषी क्षेत्र थे, यानी इन तीनों प्रेसिडेंसियों में अलग अलग निर्जातीयता वाले लोग रहते थे, अलग अलग भाषा बोलने वाले लोग रहते थे, और इन प्रांतीय राज्य से ही ये भारतीय संघ मिलकर के बना था। और वास्तव में ये 3 प्रेसिडेंसियां या 3 प्रांतीय राज्य इस भारतीय राज्य की या संघ की बड़ी बड़ी राजनीतिक इकाइयों के रूप में कार्य करते थे। उदाहरण के लिए पुराना बम्बई राज्य, जो बम्बई प्रेसिडेंसी का ही दूसरा नाम था, मराठी,
गुजराती, कन्नड़ एवं कोंकणी बोलने वाले लोगों का बहुभाषी राज्य था। तो एक उदाहरण है कि उस दौरान की बम्बई प्रेसिडेंसी या बम्बई राज्य, उसकी हम बात करें तो वहाँ बहुभाषी लोग रहा करते थे। वहाँ पर मराठी, गुजराती, कन्नड़ और कोंकणी बोलने वाले लोग रहा करते थे। यानी इतनी सारी अलग अलग भाषाओं को बोलने वाले लोग उस दौरान के जो बम्बई प्रेसिडेंसी थी उसमें रहते थे। इसी प्रकार मद्रास राज्य तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम बोलने वाले लोगों से मिलकर बना था। और इसी प्रकार हम मद्रास राज्य का उदाहरण ले सकते हैं या मद्रास प्रेसिडेंसी की बात कर सकते हैं, जहां पर तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम भाषा, चारों भाषाएं बोलने वाले लोग रहते थे। ब्रिटिश भारतीय सरकार द्वारा प्रत्यक्ष रूप से प्रशासित प्रेसिडेंसियों और प्रांतों के अलावा संपूर्ण भारत में अनेक देशी राजाओं की रियासतें या रजवाड़े थे। तो यहाँ आपको ध्यान रखना है कि उस दौरान जब ब्रिटिश भारतीय सरकार प्रशासन अपने हाथ में रखती थी तो इन प्रेसिडेंसियों और प्रांतों के अलावा वहाँ उस प्रशासनिक व्यवस्था में कुछ रियासतें या रजवाड़े भी हुआ करते थे। इनमें मैसूर, कश्मीर और बड़ौदा के देशी राज्य अपेक्षाकृत बड़े थे। और इन रियासतों या रजवाड़ों में मैसूर रियासत, कश्मीर रियासत और बड़ौदा की जो रियासत थी, ये काफ़ी बड़ी रियासत या रजवाड़े माने जाते थे। लेकिन संविधान को स्वीकार किए जाने के तुरंत बाद औपनिवेशिक काल की इन सभी इकाइयों को तीव्र लोक आंदोलनों के कारण भारत संघ के भीतर निर्जातीय भाषाई राज्यों के रूप में पुनर्गठित करना पड़ा। लेकिन जैसे ही भारतीय संविधान को स्वीकारा गया तो साथ ही ये जो औपनिवेशिक काल की राजनीतिक व्यवस्था थी, इस व्यवस्था या ये जो इस प्रकार की इकाइयाँ थी प्रेसिडेंसी या रियासतों के रूप में, इनको बदलने के लिए आंदोलन शुरू हुए और इन आंदोलनों के फलस्वरूप ही निर्जातीय भाषाई राज्यों को बनाया गया। इस प्रकार धर्म ने नहीं बल्कि भाषा ने क्षेत्रीय तथा जनजातीय पहचान के साथ मिलकर भारत में निर्जातीय राष्ट्रीय पहचान बनाने के लिए एक अत्यंत सशक्त साधन का काम किया है। तो वास्तव में हमारे देश में यानी भारत में धर्म ने यह काम नहीं किया है कि धर्म के कारण अलग अलग क्षेत्र या राज्य उत्पन्न नहीं हुए हैं, बल्कि भाषा ने क्षेत्रीय और जनजातीय पहचान के साथ मिलकर भारत को इन अलग अलग निर्जातीय राष्ट्रीय पहचानों या राज्यों के रूप में पुनर्गठित किया। किंतु इसका यह मतलब नहीं है कि सभी भाषाई समुदायों को राज्यत्व प्राप्त हो गया। उदाहरण के लिए सन 2000 में 3 नए राज्यों अर्थात छत्तीसगढ़, उत्तरांचल और झारखंड के निर्माण में भाषा ने कोई प्रमुख भूमिका अदा नहीं की। तो यहाँ आपको ध्यान रखना है कि इसका ये अर्थ नहीं है कि जितने भी भाषाई समुदायों ने मांग की उन सबको राज्यत्व प्राप्त हो गया। जैसे हम उदाहरण देखें तो सन 2000 में 3 नए राज्यों को गठित किया गया या बनाया गया, छत्तीसगढ़, उत्तरांचल और झारखंड। और इन तीनों राज्यों के बनने में भाषा की कोई भूमिका नहीं थी, बल्कि जनजातीय पहचान, भाषा, क्षेत्रीय वंचन और पारिस्थितिकी पर आधारित निर्जातीयता ने मिलकर तीव्र क्षेत्रीयता को आधार प्रदान किया, जिसके परिणाम स्वरूप नए राज्यों की स्थापना हुई। तो इन तीनों राज्यों के बनने के लिए आधार क्या क्या चीज़ें थी? तो जनजातीय पहचान एक बड़ा आधार थी, उसके अलावा कुछ हद तक भाषा की भी भूमिका रही, क्षेत्रीय वंचन यानी किसी विशेष क्षेत्र में सुविधाओं का अभाव ये भी इसका आधार रहा, और पारिस्थितिकी पर आधारित निर्जातीयता यानी किसी क्षेत्र विशेष की परिस्थिति की अन्य क्षेत्र विशेष से अलग होती है। इन सभी चीज़ों को आधार बनाया गया और तब इन राज्यों की स्थापना हुई। यहाँ आप देख पा रहे हैं कि उत्तरांचल राज्य जो है वो बना उत्तर प्रदेश से, और
ये उत्तरांचल आपको दिख रहा है, ये उत्तरांचल राज्य उत्तर प्रदेश से बना, और यहाँ देखिए इस बिहार राज्य से टूट करके बना झारखंड, और मध्य प्रदेश से बना ये छत्तीसगढ़। तो यहाँ आपको बच्चों ये बात याद रखनी है कि ये 3 राज्य जो सन 2000 में अस्तित्व में आए, इनके बनने के पीछे सिर्फ भाषा का आधार नहीं था, अपितु जनजातीय पहचान और क्षेत्रीय मंचन यहाँ पर एक बड़ा आधार था। भाषाई राज्यों ने भारतीय एकता को मजबूत करने में सहायता दी। तो यह भी एक विचार है कि वास्तव में भाषाई राज्य जो बनाए गए उसने भारतीय एकता को और मजबूत करने में सहायता दी। राज्य पुनर्गठन आयोग की रिपोर्ट जो 1 नवंबर 1956 को कार्यान्वित की गई थी, ने राष्ट्र के राजनीतिक और सांस्थानिक जीवन के रूपांतरण में सहायता दी। तो एक रिपोर्ट प्रस्तुत हुई जिसका नाम था राज्य पुनर्गठन आयोग की रिपोर्ट, और इस रिपोर्ट को 1 नवंबर 1956 को कार्यान्वित किया गया, और इसके द्वारा राष्ट्र के राजनीतिक और सांस्थानिक जीवन के रूपांतरण में यानी उसके परिवर्तन में काफी सहायता प्राप्त हुई। 1920 के दशक में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस भाषाई आधार पर पुनर्गठित की गई। यदि हम इस राज्य पुनर्गठन आयोग की बात करते हैं तो उसकी शुरुआत कैसे हुई वो हमें समझना है। तो 1920 के दशक में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को, जो कि उस समय एक बड़ी संस्था थी, भाषाई आधार पर पुनर्गठित किया गया। अब इसकी प्रांतीय इकाइयों ने भाषाई आधार का अनुसरण किया, जैसे एक मराठी बोलने वालों के लिए, दूसरी उड़िया बोलने वालों के लिए, आदि आदि। यानी अब ये जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस थी उसको भाषा के आधार पर अलग अलग इकाइयों में बांटा गया, जैसे एक मराठी बोलने वालों के लिए, दूसरी इकाई उड़िया बोलने वालों के लिए, और इसी प्रकार अन्य भाषाओं के लिए भी अलग अलग इकाइयों का गठन किया गया। इसी समय गांधी जी तथा देश के अन्य नेताओं ने अपने अनुयायियों को वचन दिया कि जब स्वतंत्रता मिल जाएगी तब नया राष्ट्र भाषाओं के अनुसार नए राज्यों के आधार पर पुनर्गठित किया जाएगा। तो इसी दौरान यानी 1920 के दौरान ही गांधी जी तथा उस समय के देश के जो भी अन्य बड़े नेता थे उनमें से कईयों ने जनता को या अपने अनुयायियों को ये वचन दे दिया कि जब हमारे देश को स्वतंत्रता मिल जाएगी, हम स्वतंत्र हो जाएंगे, तो हमारे देश को भाषाओं के आधार पर ही राज्यों में पुनर्गठित किया जाएगा। किंतु विडंबना यह रही कि जब भारत को 1947 में अंततः स्वतंत्र किया गया तो उसके साथ ही उसका विभाजन भी कर दिया गया। तो विडंबना की स्थिति यह थी कि जब अंततः 1947 में स्वतंत्रता प्राप्त हुई हमारे देश को, उसी समय पर हमारे देश का विभाजन भी हुआ। फिर जब भाषाई राज्यों के प्रस्तावकों ने नेताओं से अपने वचन पूरे करने के लिए कहा तो कांग्रेस ने हिचकिचाहट दिखलाई, और जब ये हुआ और फिर जो भी भाषाई प्रस्तावक थे यानी जो भाषाई राज्यों को वास्तव में बनाना चाहते थे, उन लोगों ने जो कांग्रेस के नेता थे उनसे अपने वचन को निभाने के लिए कहा कि आपने हमें कहा था कि भाषाई आधार पर राज्यों को बनाया जाएगा, तो कांग्रेस ने कुछ हिचकिचाहट दिखाई। देश का विभाजन अपने विश्वास के साथ गहरे लगाव का परिणाम था। इस प्रकार भाषा गहरी निष्ठा न जाने कितने और बंटवारे करवा देगी। तो उस समय के नेताओं में यह चिंतन हुआ, यह एक उनमें एक प्रकार की नकारात्मक विचारधारा उत्पन्न हुई कि यदि इसी प्रकार हमारे देश का विभाजन होता रहा तो हमारा देश न जाने कितने टुकड़ों में बंट जाएगा। ऐसी विचारधारा उस समय के चोटी के कांग्रेसी नेताओं नेहरू, पटेल और राजाजी आदि के मन में रही। तो ये जो विचारधारा थी उस समय के बड़े नेताओं खासकर नेहरू जी, पटेल और राजाजी के मन में रही।
दूसरी ओर सभी छोटे बड़े कांग्रेसी नेता भाषाओं के आधार पर भारत का नया नक्शा तैयार करने पर तुले हुए थे और इन कुछ नेताओं के अलावा बाकी के जो छोटे बड़े नेता थे कांग्रेस के, वे सभी भाषा के आधार पर भारत के एक नए नक्शे का चित्रण कर रहे थे। मराठी और कन्नड़ भाषाएं बोलने वालों ने इसके लिए प्रबल आंदोलन छेड़ दिए। यह लोग उस समय की अनेक राजनीतिक रियासतों में फैले हुए थे, जैसे तत्कालीन बंबई और मद्रास की प्रेसिडेंसियों और भूतपूर्व देसी राजाओं की रियासतें जैसे मैसूर और हैदराबाद। तो उसी दौरान खासकर मराठी और कन्नड़ भाषा के जो प्रस्तावक थे उन सभी ने इस बारे में प्रबल आंदोलन छेड़ दिए कि भाषाई आधार पर राज्यों का गठन होना ही चाहिए। तो ये सभी लोग, खासकर जो मराठी और कन्नड़ भाषा बोलने वाले लोग थे, ये उस दौरान कई राजनीतिक रियासतों का हिस्सा थे, जैसे उस समय की बंबई और मद्रास प्रेसिडेंसी, और यदि हम रियासतों की बात करें तो मैसूर और हैदराबाद रियासत में भी इन दोनों भाषाओं को बोलने वाले लोग रहते थे। लेकिन सबसे अधिक उग्रतापूर्ण विरोध बहुत बड़े तेलुगु भाषी समुदाय की ओर से किया गया। लेकिन सबसे कड़ा जो विरोध प्रदर्शित किया गया वो एक बहुत बड़े समुदाय जो कि तेलुगु भाषी समुदाय था उनके द्वारा प्रदर्शित किया गया, जिनकी जनसंख्या बहुत बड़ी थी। अक्टूबर 1953 में एक पूर्व गांधीवादी नेता पोट्टी श्रीरामुलु इस मुद्दे को लेकर आमरण अनशन पर बैठ गए और ये एक बड़ी घटना थी कि अक्टूबर 1953 में एक नेता जो गांधीवादी थे जिनका नाम था पोट्टी श्रीरामुलु, ये पोट्टी श्रीरामुलु इस मुद्दे को लेकर आमरण अनशन पर ही बैठ गए और 7 सप्ताह बाद उनकी मृत्यु हो गई। और विडंबना ये थी कि उनके आमरण अनशन के चलते 7 सप्ताह बाद उनकी मृत्यु हो गई। पोट्टी श्रीरामुलु के बलिदान ने हिंसात्मक विरोधों को भड़का दिया। परिणाम स्वरूप आंध्र प्रदेश राज्य की स्थापना करनी पड़ी और इस प्रकार ये जो पोट्टी श्रीरामुलु की मृत्यु हो गई तो उसे एक बलिदान के रूप में लोगों ने पहचाना और कई हिंसात्मक विरोध उत्पन्न हुए और इसी के परिणाम स्वरूप आंध्र प्रदेश राज्य की स्थापना हुई। इसके अलावा राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना करनी पड़ी और इसी के साथ ही राज्य पुनर्गठन आयोग की भी स्थापना करनी पड़ी, जिसने 1956 में भाषा आधारित सिद्धांत के अनुमोदन पर औपचारिक अंतिम मोहर लगा दी। और इस राज्य पुनर्गठन आयोग ने अंततः 1956 में भाषा आधारित राज्यों के निर्माण पर एक अंतिम मोहर लगा दी। 1950 के दशक के प्रारंभिक वर्षों में प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू समेत अनेक नेताओं को यह डर था कि भाषा आधारित राज्य कहीं भारत के उपविभाजन की प्रक्रिया को और तेज न कर दे। तो 1950 के दशक की यदि हम बात करते हैं तो वहाँ खासकर प्रारंभिक वर्षों में हमारे प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और उसके अलावा अन्य कई नेताओं को यह भय था, यह डर था कि ये जो भाषा आधारित राज्य हम बनाने जा रहे हैं ये हमारे देश के उपविभाजन की प्रक्रिया को शुरू न कर दे। लेकिन तथ्य तो यह है कि इसका उल्टा ही घटित हुआ। जो वास्तविक स्थिति उत्पन्न हुई वो इसकी बिल्कुल उल्टी स्थिति थी। भाषा आधारित राज्यों ने भारतीय एकता को कोई ठेस नहीं पहुंचाई बल्कि उसे और भी मजबूत करने में सहयोग दिया। तो इन भाषा आधारित राज्यों ने वास्तव में हमारे देश की एकता को कोई चोट नहीं पहुंचाई, कोई नुकसान नहीं किया, बल्कि हमारे देश की एकता को बढ़ाने में ही सहयोग किया। कन्नड़ और भारतीय, बंगाली और भारतीय, तमिल और भारतीय, गुजराती और भारतीय दोनों साथ साथ होना पूर्ण रूप से संगत साबित हुआ। अर्थात अब भारत का प्रत्येक व्यक्ति अपनी इन दोनों पहचानों के साथ संतुष्ट
था। लेकिन यह भी सच है कि भाषा पर आधारित ये राज्य कभी कभी आपस में लड़ते हैं। हालांकि ये विवाद अच्छे नहीं होते, पर यह और भी ज़्यादा खराब हो सकते थे। तो ये भी सच है कि कई बार भाषा पर आधारित ये राज्य आपस में लड़ने झगड़ने लगते हैं, लेकिन ये विवाद अच्छे तो नहीं हैं, लेकिन ये स्थितियाँ और भी जटिल या और भी खराब हो सकती थी। उसी 1956 के वर्ष में जब राज्य पुनर्गठन आयोग ने भाषाई आधार पर भारत का नया नक्शा तैयार करने के समादेश दिया, सिलोन, जिसे अब श्रीलंका कहते हैं, कि संसद ने उत्तर के तमिल भाषी नागरिकों के भारी विरोध के बावजूद सिंगली को एकमात्र राजभाषा के रूप में घोषित कर दिया। तो वर्ष 1956 में जब राज्य पुनर्गठन आयोग ने हमारे देश में भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की स्वीकृति दी, उसी दौरान सिलोन या श्रीलंका जिसे हम आज कहते हैं, वहाँ की संसद ने वहाँ के उत्तर क्षेत्र में जो स्थित तमिल भाषी नागरिक थे, उनके कई विरोधों के बावजूद भी सिंगली भाषा को वहाँ की एकमात्र राजभाषा घोषित कर दिया। एक वामपंथी सिंगली सांसद ने तो उग्र राष्ट्रवादियों को भविष्यवाणी के रूप में यह चेतावनी दे डाली, एक भाषा दो राष्ट्र और दो भाषाएं एक राष्ट्र। तो वहाँ के जो स्थितियाँ थी वो इस प्रकार की थी कि एक वामपंथी सिंगली सांसद ने वहाँ के उग्र राष्ट्रवादियों को एक भविष्यवाणी के रूप में चेतावनी दी कि एक भाषा दो राष्ट्र और दो भाषाएं एक राष्ट्र। सन 1983 से श्रीलंका में जो गृह युद्ध छिड़ा हुआ, वह कुछ हद तक बहुसंख्यक भाषाई समूह द्वारा अल्पसंख्यकों के अधिकारों की उपेक्षा किए जाने का ही परिणाम है। तो सन 1983 से श्रीलंका में एक गृह युद्ध छिड़ गया और वास्तव में ये माना जाता है कि वहाँ का जो बहुसंख्यक भाषाई समूह था, उन्होंने वहाँ के अल्पसंख्यक भाषाई समूह के अधिकारों की उपेक्षा की और उसी के परिणाम स्वरूप ये गृह युद्ध छिड़ा। भारत के अन्य पड़ोसी राज्य पाकिस्तान का 1971 में विभाजन हो गया, क्योंकि इसके पश्चिमी भाग के पंजाबी और उर्दू भाषी लोग पूर्वी भाग के बंगालियों की भावनाओं का आदर नहीं करना चाहते थे। और इसी प्रकार यानी श्रीलंका की तरह ही हम हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान की स्थिति भी देख सकते हैं कि पाकिस्तान का 1971 में विभाजन हुआ और उस विभाजन का मुख्य कारण यही था कि वहाँ पर पाकिस्तान के जो पश्चिमी भाग में लोग थे, जिनकी भाषा पंजाबी और उर्दू थी, वे लोग पूर्वी भाग के जो बंगाली भाषा बोलने वाले लोग थे, उनकी भावनाओं का बिल्कुल भी आदर करना नहीं चाहते थे। लेकिन भारत में भाषाई राज्यों के निर्माण के बदौलत ही भारत को ऐसी किसी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति का सामना नहीं करना पड़ा। यदि भारतीय भाषाई समुदायों की भावनाओं की उपेक्षा की जाती तो शायद हमारे यहाँ भी यही स्थिति उत्पन्न हो जाती, एक भाषा 14 या 15 राष्ट्र। तो यदि हम अपने देश की बात करते हैं तो भारत में भाषाई राज्यों का निर्माण किया गया और इसी की बदौलत हमारे पड़ोसी देशों जैसी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति का सामना हमारे देश में हमें नहीं करना पड़ा। और यदि भारतीय भाषाई जो समुदाय थे, उन समुदायों की भी उपेक्षा की जाती जैसा कि अन्य देशों में हुआ, तो उस स्थिति में शायद हमारे यहाँ भी हिंसात्मक और नकारात्मक स्थिति उत्पन्न हो जाती और इस तरीके की स्थिति को हम घोषित कर सकते थे एक भाषा 14 या 15 राष्ट्र के रूप में। ये जो हमने पूरा अभी एक लेख का हिस्सा पढ़ा, इसका स्रोत जो है दिनांक 1 नवंबर 2006 के टाइम्स ऑफ इंडिया दैनिक में प्रकाशित रामचंद्र गुहा के लेख से यथोचित परिवर्तनों के साथ उद्धृत। तो ये पूरा लेख वास्तव में रामचंद्र गुहा का जो लेख लिखा गया 1 नवंबर 2006 को टाइम्स ऑफ इंडिया में, वहीं से कुछ परिवर्तनों के साथ उद्धृत किया गया है।
क्षेत्रीय भावनाओं को आदर देना मात्र ही राज्य निर्माण के लिए काफ़ी नहीं है, बल्कि इसके लिए एक ऐसा संस्थागत ढांचा होना भी ज़रूरी है जो यह सुनिश्चित कर सके कि वह एक बड़े संघीय ढांचे के अंतर्गत एक स्वायत्त इकाई के रूप में चल सकता है। तो यदि हम किसी भी राज्य की बात करें तो उस राज्य में सिर्फ क्षेत्रीय भाषाओं को आदर देना यानी प्रत्येक भाषा को अपना अपना सम्मान देना ही काफ़ी नहीं है उस राज्य के निर्माण के लिए, बल्कि वहाँ एक संस्थागत ढांचा भी उपस्थित होना चाहिए। ऐसा संस्थागत ढांचा जिसमें यह निश्चित किया जा सके कि वह राज्य एक स्वायत्त इकाई के रूप में कार्य कर रहा है जो कि एक बड़े संघीय ढांचे का हिस्सा है। भारत में यह कार्य राज्यों तथा केंद्र की शक्तियों को परिभाषित करने वाले संवैधानिक उपबंधों द्वारा किया गया है। तो इस प्रकार का विचार कि हर राज्य एक स्वायत्त इकाई के रूप में कार्य कर सके, लेकिन साथ के साथ यह भी समझे कि वह एक बड़े संघीय ढांचे की इकाई है, इसे सुनिश्चित करने के लिए राज्य तथा केंद्र की शक्तियों को परिभाषित किया गया है, उनका विभाजन किया गया है हमारे देश के संवैधानिक उपबंधों द्वारा। भारत के संविधान में शासन संबंधी विषयों या कार्यों की सूची होती है जिनकी जिम्मेदारी खास तौर पर राज्य या केंद्र की होती है। इसके साथ ही अन्य क्षेत्रों की समवर्ती सूची भी दी गई है जहां दोनों को ही कार्य संचालन की अनुमति है। तो भारत की हम बात करें तो हमारे संविधान में सभी शासन संबंधी विषयों को विभाजित किया गया है या उनकी जिम्मेदारियों को बांटा गया है कि यह जिम्मेदारी राज्य की है या केंद्र की है, और इसके साथ ही कुछ ऐसे क्षेत्र भी परिभाषित किए गए हैं या कुछ ऐसे कार्य भी लिखित हैं जिन्हें कि समवर्ती सूची में रखा गया है, और इस समवर्ती सूची के राज्य दोनों के कार्य क्षेत्र में आते हैं यानी केंद्र के भी और राज्य के भी, जिनके बारे में राज्य और केंद्र दोनों ही कार्य कर सकते हैं। तो समवर्ती सूची में ऐसे विषय हैं जिनके बारे में राज्य भी कार्य कर सकता है और केंद्र भी कार्य कर सकता है। राज्य विधानमंडल संसद के ऊपरी सदन राज्यसभा के गठन को निर्धारित करते हैं। तो राज्य विधानमंडल संसद का जो ऊपरी सदन है राज्यसभा, उसके गठन को निर्धारित करते हैं, यानी वास्तव में राज्यसभा का गठन जो है जो राज्य विधानमंडल के फलस्वरूप ही हो पाता है। इसके अलावा कुछ आवधिक समितियां और आयोग हैं जो केंद्र राज्य संबंधों को निश्चित करते हैं। इसका एक उदाहरण वित्त आयोग है। तो इसके अलावा हमारे देश में कुछ ऐसी समितियां या आयोग भी बनाए गए हैं जो कि केंद्र राज्य संबंधों को निश्चित करते हैं, उन्हें परिभाषित करते हैं, और इसका एक उदाहरण है वित्त आयोग, जिसे 10 साल में केंद्र और राज्यों के बीच राजस्व का बंटवारा करने के लिए स्थापित किया जाता है। तो यह वित्त आयोग प्रत्येक 10 वर्ष पर स्थापित किया जाता है और इसका मुख्य कार्य होता है केंद्र और राज्यों के मध्य राजस्व का बंटवारा किस प्रकार से होगा यह निर्धारित करने में। 2017 तक प्रत्येक पंचवर्षीय योजना में भी राज्यों की विस्तृत योजनाएं शामिल होती हैं जो हर राज्य के राज्य योजना आयोगों द्वारा तैयार की जाती हैं। यदि हम 2017 तक की बात करें तो तब तक पंचवर्षीय योजनाएं चलाई जाती थी और इन योजनाओं में राज्यों की विस्तृत योजनाओं को शामिल किया जाता था और ये राज्य के राज्य योजना आयोगों द्वारा संचालित की जाती थी। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स या जीएसटी काउंसिल में राज्य भी शामिल होते हैं। यदि हम जीएसटी काउंसिल की बात करें, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स काउंसिल की बात करें तो उनमें राज्य भी शामिल किए जाते हैं। उदारीकरण के युग से यानी 1990 से ही बढ़ती हुई अंतर क्षेत्रीय आर्थिक एवं आधारभूत ढांचे से संबंधित असमानताएं नीति निर्माताओं, राजनीतिज्ञों और विद्वानों के लिए चिंता का विषय बनी हुई है। उदारीकरण के युग यानी कि 1990 से जो अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में परिवर्तन शुरू हुए उस दौरान से जो अंतर क्षेत्रीय आर्थिक स्थिति है वो काफ़ी ज़्यादा हो
गई, यानी काफ़ी अंतर होने लगे क्षेत्रीय आर्थिक स्थिति में, और साथ के साथ आधारभूत ढांचे से संबंधित असमानताएं उत्पन्न हुई, यानी सभी राज्यों का आधारभूत ढांचा एक समान नहीं रह गया। और नीति निर्माताओं, राजनीतिज्ञों और विद्वानों को इस संदर्भ में एक चिंता उत्पन्न हुई है, या ये चीज़ चिंता का विषय लगातार बनी हुई है। चूँकि आर्थिक विकास में निजी पूंजी निवेश, विदेशी और भारतीय दोनों को अधिक बड़ी भूमिका सौंपी गई है, इसलिए क्षेत्रीय समदृष्टि के तत्वों को कम महत्व मिलता है। उदारीकरण की महत्वपूर्ण जो विशेषता है वो यही थी कि इस दौरान आर्थिक विकास हेतु निजी पूंजी निवेश को बढ़ाया गया है। अब यह निजी पूंजी निवेश विदेश से या हमारे देश से दोनों जगह से आ सकता है, और इसको बड़ी भूमिका दी गई है, इसे बढ़ाया गया है। और इस कारण जो क्षेत्रीय समदृष्टि के तत्व हैं, यानी सभी क्षेत्रों को समान दृष्टि से विकसित किया जाना है, सभी जगह समान दृष्टि से आर्थिक विकास होना चाहिए, ये तत्व अब उतने महत्वपूर्ण रूप से आगे नहीं बढ़ रहे हैं। यह इसलिए होता है क्योंकि निजी निवेशकर्ता आमतौर पर पहले से विकसित ऐसे राज्यों में पूंजी लगाना चाहते हैं जहां आधारभूत ढांचा तथा अन्य सुविधाएं बेहतर हों। ये जो अंतर आने लगा है खासकर आर्थिक क्षेत्र में, उसका बड़ा कारण ये है कि जो भी निजी निवेश करता हैं वो सदैव ये चाहते हैं कि वो ऐसे जगह पर अपनी पूंजी लगाएं, अपना निवेश करें जहां पर आधारभूत ढांचाएं या जो सुविधाएं हैं वो पहले से अच्छे तरीके से मौजूद हों। निजी उद्योग के विपरीत सरकार केवल अपने मुनाफों को अधिक से अधिक बढ़ाने की बजाय क्षेत्रीय समदृष्टि और अन्य सामाजिक लक्ष्यों को कुछ महत्व दे सकती है। तो निजी उद्योग तो सदैव अपने मुनाफे के लिए कार्य करते हैं, तो उनके बजाय सरकार की अगर हम बात करें तो सरकार अपने तरीके से समदृष्टि यानी बराबर की दृष्टि या सभी जगह पर समान आर्थिक विकास हो, इस दृष्टि से कार्य कर सकती है और कुछ अन्य सामाजिक लक्ष्यों को ध्यान में रखकर भी कार्य कर सकती है। इसलिए यदि बाजार अर्थव्यवस्था को छोड़ दिया जाए तो वह विकसित तथा पिछड़े क्षेत्रों के बीच विद्यमान अंतर को बढ़ा देती है। तो यदि निजी निवेशकर्ताओं या बाजार अर्थव्यवस्थाओं के आधार पे ही सब कुछ छोड़ दिया जाए तो ऐसी स्थिति में विकसित और पिछड़े क्षेत्रों के बीच जो पहले से विद्यमान अंतर है उस अंतर को और ज़्यादा बढ़ाया जा सकता है या वो अंतर और अधिक बढ़ जाता है, जो कि हमारे संपूर्ण राष्ट्र के लिए सही नहीं है। जितनी अधिक विभिन्नताएं, जितने अधिक अंतर होंगे उतने ही अधिक आंदोलन होने की संभावना बनती है। तो बच्चों, आज हमने हमारे इस छठे अध्याय का यह तृतीय भाग पूर्ण कर लिया है और इसी प्रकार हम इस अध्याय को अगले वीडियो में पढ़ना जारी रखेंगे। तो आज का ये जो भाग था वहाँ हमने क्षेत्रीय असमानता की या क्षेत्रवाद की बात की और अगले भाग में भी हम अपनी सांस्कृतिक विविधता के जो मुद्दे हैं उनको पढ़ना जारी रखेंगे। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।